नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SK लर्निंग फ्रॉम होम में। तो हालांकि इस वक्त हमारा चल रहा है मुगल काल। तो हम मुगल काल के 3 शासकों के बारे में विधिवत जानकारी हासिल कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं चौथे शासक जहांगीर के बारे में। तो इससे पहले तो अपने 3 शासक, सबसे पहले अपने बाबर भैया आए, जिन्होंने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित करके पानीपत के युद्ध में अपने एक नए वंश के इतिहास में एक नए वंश की नींव डाली, जिसका नाम है मुगल वंश। और एक पुराने वंश का पतन हुआ जिसका नाम हुआ करता था मेरे भैया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का पतन करके इतिहास में एक नए वंश की नींव डाली मुगल वंश। तो अगर पूछा जाए कि मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो मुगल वंश की स्थापना अपने बाबर भैया ने की। तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की और उसके बाद उसके बाद दूसरे शासक आते हैं हुमायूं। चूँकि हुमायूं उतने कामयाब शासक तो नहीं थे जितना कि अपना बाबर था। अभी तक हुमायूं शासक उतने हुमायूं ये ऐसी बात नहीं है कि कमज़ोर शासक था, ये अपने संघर्षों में हमेशा लग्न रहा। फिर भी इसकी किस्मत बेकार थी, जो कि उतना सफल नहीं हो सका, फिर भी उतना असफल भी नहीं रहा। तो अब इनके बाद आते हैं अपने हुमायूं के पुत्र अकबर, जो कि मुगल काल में अकबर की एक अलग से ही छवि छोड़ जाता है ये अपने अच्छे कार्यों के लिए। चूँकि इसका कार्यकाल भी लमसम 49 वर्ष रहा करता है। अपने लंबे कार्यकाल में ये बड़े अच्छे काम करता है, जिसके लिए हम इसे मुगल काल में अलग से जाना करते हैं। तो आइए हम देखते हैं अब आज इन्हीं के पुत्र जहांगीर के बारे में, जिनका शासनकाल लमसम मेरे भैया 1605 से 1627 ईस्वी तक, जिनका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक लमसम 22 वर्ष रहा करता है। जिनका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक लमसम 22 वर्ष रहा करता है। अब आइए हम देखते हैं इनकी बेसिक सी बातों को। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। सबसे पहले मेरे भैया इनका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। और इनके बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है दोस्तों। कई शासकों के तो प्रारंभिक नाम और बचपन के नाम बहुत पूछे जाते हैं। तो इनके बचपन का नाम हुआ करता था सलीम। बचपन का नाम हुआ करता था सलीम। और इनके पिता, हालांकि हमने इसके पहले भी बताया कि इनके पिता का नाम अकबर हुआ करता था। इनके पिता का नाम अकबर था और माता हरकाबाई थी मेरे भैया। इनकी माता का नाम हरकाबाई, जिन्हें हम जोधाबाई कहा करते थे, जो कि राजा भारमल की पुत्री हुआ करती थी। ये हरकाबाई अपनी राजा भारमल की पुत्री हुआ करती थी, एक राजपूत महिला हुआ करती थी मेरे भैया ये हरकाबाई। और इनके राज्याभिषेक की बात करें तो इनका राज्याभिषेक हुआ था 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। इनका राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी को हुआ था। और इनके एक गुरु भी थे जो कि बड़े मशहूर थे। इनका नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका नाम मेरे भैया, इनके गुरु का नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। तो इतनी सी बातें थी अकबर के प्रारंभिक अब जीवन के बारे में। चूँकि इनके जन्म के बारे में बताया, जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। और बचपन का नाम सलीम और पिता का नाम अकबर और माता हरकाबाई, जो कि राजपूत महिला हुआ करती थी। और राज्याभिषेक इनका 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। और गुरु इनके थे अब्दुल रहीम खान खाना। तो इतना तो उनका प्रारंभिक जीवन था। अब बात करते हैं इनके प्रारंभिक शासनकाल में। तो जैसे अपने जहांगीर जी ने 3 नवंबर 1605 ईस्वी को शासन को संभाला, शासन की बागडोर को संभाला, तो उसने सबसे पहले क्या काम किया, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। और अपने पुत्र को भी, जो कि खुर्रम खां था, बाद में शाहजहां का रूप धारण करता है अपना खुर्रम खां। तो मेवाड़ पर आक्रमण 1613 ईस्वी में किया और मेवाड़ पर विजय की। फिर उसके बाद वहाँ पर एक संधि, कुछ दिनों बाद एक मेवाड़ संधि भी हो जाती है। तो उस संधि में कुछ शर्तें रखी गई थी, राजपूत शासकों के खिलाफ कुछ शर्तें रखी गई थी। पहली शर्तें क्या थी, तो पहली शर्तें थी, राणा ने मुगलों की अधीनता मानी। भाई जब अब संधि कर रहे हैं, अगर संधि के तहत अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो संधि ही किस काम की। फिर वो अपने युद्ध के रूप वो जो है वो संधि युद्ध का रूप धारण नहीं कर लेगी। तो इसने क्या काम किया, सबसे पहले तो मुगलों की अधीनता मानी और जो है वैवाहिक संबंध को ना बनाने की भी अधीनता मानी। तो ये 2 शर्तें थी। और अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेजा। मुगल दरबार में अपने जहांगीर की सेवा करने के लिए अपने पुत्र करण सिंह को भेजा। अब इतनी सी बातें अगर समझ में आई हो तो चलते हैं हम आगे। तो अब बात करते हैं इनकी कला और चित्रकला, जो कि कला और चित्रकला के लिए जहांगीर का शासनकाल सबसे
उच्च माना जाता है। कला और चित्रकला के लिए जहांगीर का शासनकाल सबसे उच्च माना जाता है। कला में मेरे भैया इनके शासनकाल को कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल में कला को स्वर्ण युग कहा जाता है और इनके शासनकाल में ही अपनी ये कला जो थी ये चरमोत्कर्ष पर रही, सबसे ऊंचे स्थान पर रही। अब इनमें कुछ इनके थे चित्रकार थे जो कि अबुल हसन पहले चित्रकार थे जो कि व्यक्ति विशेषज्ञ चित्रकार थे, बड़ा ही सजीव चित्रण किया करते थे। ये अपने जो है अबुल हसन बहुत ही सजीव चित्र किया करते थे, जिसके लिए अपने ये फेमस हुए कि ये व्यक्ति विशेषज्ञ चित्रकार थे और इन्हें एक उपाधि भी इन्हीं चित्रों को देखकर एक उपाधि भी दी गई थी। इनकी उपाधि क्या थी? नादिर उल जमा। नादिर उल जमा इनकी एक उपाधि थी भैया, इनकी उपाधि थी नादिर उल जमा, हमको याद रखना है। अब बात करते हैं अपने सबसे फेमस जो कि परीक्षाओं में भी फेमस है, परीक्षाओं में भी बहुत पूछा जाता है कि मंसूर कौन था। तो मंसूर मेरे भैया जहांगीर के राज दरबार का एक मशहूर चित्रकार था और वो चित्र किसका बनाया करता था? वो पक्षियों का चित्रकार था। तो मंसूर जो है मेरे भैया ये जहांगीर के राज दरबार का एक फेमस चित्रकार था जो कि पक्षियों का चित्रकार हुआ करता था। तो इतने तो इसके दो ही चित्रकार बड़े फेमस थे, हालांकि और भी चित्रकार थे लेकिन दो चित्रकार ज़्यादा फेमस हुए। अबुल हसन जो कि व्यक्ति विशेषज्ञ चित्रकार हुआ करता था और उपाधि जो है इसे नादिर उल जमा की दी गई थी। और मंसूर अपने भैया पक्षियों का चित्रकार हुआ करता था। पूछा जाता है कि मंसूर कौन था? तो मंसूर पक्षियों का चित्रकार था। मंसूर किसके दरबार में रहता था? मंसूर जहांगीर के दरबार में रहता था। अब हम बात करते हैं प्रमुख यूरोपीय यात्री, जो कि बहुत पूछा जाता है कि फला यूरोपीय यात्री किसके शासनकाल में भारत आया। फला यूरोपीय यात्री किसके शासनकाल में भारत आया? तो आइए देखते हैं। ये अपना पहला होता है विलियम हॉकिंस जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आया। फिर दूसरा बात करते हैं टॉमस रो और तीसरा है एडवर्ड टेरी। तीन यूरोपीय यात्री अपने मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में आए। ये थे टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, एडवर्ड टेरी। अब इनकी बात करें तो इनकी प्रमुख 5 पत्नियां भी थी और पत्नियां थी, लेकिन 5 पत्नियों के बारे में सही मतलब बताया गया है कि इनकी एक पत्नी थी मानबाई। इनकी एक पत्नी थी मानबाई जिनका पुत्र हुआ करता था खुसरो खां। इनकी एक पत्नी थी मानबाई जिनका पुत्र था खुसरो और जगत गोसाई जिनका पुत्र था खुर्रम। जगत गोसाई जिसका पुत्र था खुर्रम जो कि आगे चल के ये शाहजहां का ही रूप धारण करता है और इतिहास में ये भी एक नई छवि छोड़कर जाता है। ये अपना जगत गोसाई का पुत्र खुर्रम खां जो कि शाहजहां बनता है और इतिहास में एक नई छवि छोड़ जाता है, जो कि शाहजहां ने ताजमहल जैसी इमारत का निर्माण कराया था, जो कि आज हमारे 7 अजूबों में एक है। अब हम बात करते हैं रुखसाना बानो। ये रुखसाना बानो भी एक पत्नी हुआ करती थी जो कि तीसरी पत्नी थी। पहली पत्नी अपनी मानबाई थी और इनका सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। इनका मतलब जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था और जगत गोसाई का पुत्र खुर्रम था जो कि सबसे ज़्यादा यही अपना नाम करता है आगे चलकर। अब बात करते हैं रुखसाना बानो जो कि हमने बताया इनका पुत्र शहरयार था और सलमा बानो भैया परवेज था। सलमा बानो के पुत्र का नाम परवेज हुआ करता था। और सबसे फेमस अपने भैया हैं नूरजहां। सबसे फेमस है नूरजहां जिनकी पुत्री लाडली बेगम थी। ये सबसे ज़्यादा मानता था अपने नूरजहां को भैया, जिनकी पुत्री लाडली बेगम थी। पूछा जाता है कि नूरजहां अर्थात जहांगीर की पुत्री का नाम क्या था? तो लाडली बेगम थी। अब बात करते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि जहांगीर से संबंधित है, जो कि बार बार हमारे खिलाफ पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं जहांगीर के प्रश्नों के बारे में। तो एक कश्मीर में शालीमार बाग है। एक बहुत पूछा जाता है कि कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? तो कश्मीर का शालीमार बाग मेरे भैया अपने जहांगीर ने बनवाया था। कश्मीर का शालीमार बाग कौन बनवाया था? कश्मीर का शालीमार बाग अपने जहांगीर ने बनवाया था। और एक प्रथा है कि दुअस्पा तथा सिंह अस्पा की प्रथा कौन चलाई थी? दुअस्पा तथा सिंह अस्पा की प्रथा कौन चलाई थी? तो दुअस्पा तथा सिंह अस्पा की
प्रथा चलाई थी अपने जहांगीर ने। अब ये दुअस्पा क्या होता है, जब घोड़ा जो सवार होता है उसे 2 घोड़े दिए जाते हैं और सिंह अस्पा में 3 घोड़े दिए जाते हैं सवारी करने के लिए। तो ये दुअस्पा तथा सिंह अस्पा की प्रथा चलाई थी अपने जहांगीर ने। और एक काम किया था, गुरुवार तथा रविवार को पशु हत्या पर रोक लगाया था। सप्ताह में भैया 2 दिन जो है गुरुवार और रविवार को पशु हत्या पर रोक लगाए थे अपने जहांगीर भैया, जो कि हमको याद रखना है। गुरुवार और रविवार हफ्ता में 2 दिन ऐसा हुआ करता था, कहीं हम पशु की बलि नहीं दे सकते, कहीं पशु की हत्या नहीं कर सकते, जो कि इसके लिए कठोर सजा भी इसने सुनाया करता था। अब हम अगला प्रश्न बात करते हैं, जो कि बहुत बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण, कि इन्होंने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी। पूछा जाता है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी कौन दिलवाया था, तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी अपने भैया दिलवाए थे जहांगीर। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाए थे जहांगीर। और अब आता है अगला प्रश्न, जो कि पूछा जाता है, जो कि ये न्याय के लिए भी बड़ा फेमस माना जाता है। और ये पूछा जाता है, न्याय की जंजीर आगरा में यमुना के तट पर लगवाई थी। ये मतलब अपने जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा में यमुना के तट पर लगवाई थी, जिसमें 60 घंटियाँ बंधी थी, और वो कहाँ थी, आगरा में। और किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। हमको याद रखना है कि न्याय की जंजीर उन्होंने आगरा में बनवाई थी और इसमें 60 घंटियाँ थी, यह यमुना नदी के तट पर थी। तो अगला प्रश्न बनता है, नूरजहाँ की माँ असमत बेगम। पूछा जाता है कि नूरजहाँ की माँ, जो कि इसकी सबसे प्रिय पत्नी हुआ करती थी अपने जहांगीर की, तो इसकी माँ थी नूरजहाँ की माँ असमत बेगम, जो कि सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला को विकसित किया था। इन्होंने गुलाब से सबसे पहले इत्र बनाने की कला असमत बेगम ने ही विकसित किया था, जो कि आज हम कई कंपनियां हैं ना, जैसे फाग हुआ, जेड हुआ, ये सभी इत्र बनाने की कला अपने असमत बेगम ने ही शुरू की थी। तो पूछा जाता है कि इत्र बनाने की कला किसने शुरू की थी, तो ये मुगल काल की एक महिला थी, जो कि नूरजहाँ की माता हुआ करती थी। असमत बेगम ने इत्र बनाने की कला को स्थापित किया था। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। तो इतना ही नहीं, जहांगीर एक उच्च कोटि का कवि भी था। जहांगीर उच्च कोटि का कवि भी था, जो कि एक तुजुक ए जहांगीरी की रचना फारसी में किया था। फारसी भाषा में तुजुक ए जहांगीरी की इसकी एक रचना है। तुजुक ए जहांगीरी हमको भूलना नहीं है, जो कि बहुत पूछा जाता है। और हालांकि ये तो पूछा जाता है और हमको बताना भी बड़ा आसान है, चूँकि लास्ट में इसके जहांगीर जुड़ा है। इससे हमें पता हो जाएगा कि ये जहांगीर की ही रचना है। तुजुक ए जहांगीरी किसकी रचना है, जहांगीर की। अब बात करते हैं इसके नूरजहाँ का वास्तविक नाम। इस बहुत पूछा जाता है, नूरजहाँ अर्थात जहांगीर की पत्नी का वास्तविक नाम क्या था, तो नूरजहाँ की पत्नी का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। नूरजहाँ की पत्नी का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। नूरजहाँ की पत्नी का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा, जो कि हमको याद रखना था। और जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों का बहुत बड़ा ही उच्च पद था। सबसे ज़्यादा मान सम्मान ईरानी की ही हुआ करती थी। पूछा जाता है कि ईरानियों का नूरजहाँ के जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों का बड़ा ही उच्च स्थान था, उन्हें बहुत ही मान सम्मान मिला करता है। तो इतने तो कुछ प्रश्न थे अपने जहांगीर के बारे में। और अब बात करते हैं इसके अंतिम समय में। तो अंतिम समय इसकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को हो जाती है। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को इनकी जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, वो भी भीमवार नामक स्थान पर। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके शव को दफनाया कहाँ गया, ये शहादरा, जो कि वर्तमान लाहौर में है। लाहौर में इन्हें दफनाया गया था। मकबरे के बारे में तो बहुत पूछा जाता है दोस्तों, मकबरा हमको याद रखना है। तो मकबरा इसका शहादरा में है, लाहौर में है, और इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में हुई थी। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जहांगीर का शासनकाल लमसम 22 वर्ष 1605 से 1627 तक चलता है। और जन्म इनका 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। बचपन का नाम सलीम था। पिता अकबर थे, माता हरका बाई थी। राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी को, और गुरु अब्दुल रहीम खान खाना थे। अब प्रारंभिक शासन, सबसे पहले शासन बनते ही उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ में फिर एक संधि हुई, जो कि मुगलों के खिलाफ कुछ शर्तें, मतलब मुगलों ने राजपूतों के खिलाफ कुछ
कुछ शर्तें पेश की और उन शर्तों को राजपूतों ने माना। तो अब बात करते हैं अपने कला और चित्रकला की, जो कि इनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इन्हीं के शासनकाल में चित्रकला चरमोत्कर्ष पर रही, सबसे ऊंचे स्थान पर रही। और इनके कुछ चित्रकार जो कि बड़े ही सजीव चित्रण किया करते थे, जो कि एक अबुल हसन था, जो जिन्हें व्यक्ति विशेषक चित्रकार कहा जाया करता था। व्यक्ति विशेषज्ञ चित्रकार थे अपने अबुल हसन, और उपाधि इन्हें नादिर उल जमा दी गई थी। एक उपाधि भी इन्हें दी गई थी, नादिर उल जमा। और ये मंसूर अपना अगला चित्रकार आता है, जो कि पक्षियों का चित्रकार हुआ करता था। अब बात करते हैं अपने प्रमुख यूरोपीय यात्रियों के बारे में। तो प्रमुख यूरोपीय यात्री थे विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो और एडवर्ड टेरी। विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो और एडवर्ड टेरी, ये 3 प्रमुख इनके यूरोपीय यात्री हुआ करते थे, जो कि राज दरबार में आए थे। अब बात करते हैं इनकी 5 पत्नियां, जो कि मानबाई, एक जगत गोसाई, रुखसाना, सलमा बानो, नूरजहां। 5 पत्नियां थी। पहला पुत्र इनका सबसे बड़ा खुसरो, और जगत गोसाई का पुत्र था अपना खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां बनता है। अब बात करते हैं नूरजहां की एक पुत्री थी लाडली बेगम, जो कि पूछा जाता है कि जहांगीर की पुत्री का नाम क्या था, तो लाडली बेगम था। अब बात की है भैया, कश्मीर का एक शालीमार बाग भी बनवाया था जहांगीर ने, और दूअस्पा तथा सिंह अस्पा की प्रथा भी चलाई थी, और हफ्ते में 2 दिन, जो कि गुरुवार तथा रविवार को, पशु हत्या पर रोक लगाया था। और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी इन्होंने दिलवाया था। अब आगे बात की है कि आगरा में यमुना नदी के तट पर इन्होंने न्याय की जंजीर की स्थापना की थी, जिसमें 60 घंटियाँ हुआ करती थी। और नूरजहां की माँ असमत बेगम, जो कि गुलाब से इत्र बनाने की प्रथा सर्वप्रथम शुरू की थी। अब जहांगीर एक उच्च कोटि का कवि भी था, बोले जिसकी रचना तुजुक ए जहांगीरी थी, और जो कि फारसी भाषा में लिखी गई थी। आगे चल के बताते हैं नूरजहां का वास्तविक नाम भी मेहरुन्निसा था, जो कि पूछा जाता है नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो मेहरुन्निसा था। अब जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों का उच्च पद भी था। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों का सबसे उच्च पद हुआ करता था। अंतिम समय में इनकी मृत्यु भैया 8 अक्टूबर 1627 ईस्वी में यहाँ से इनका सफ़र ख़त्म हुआ, जो कि 1605 ईस्वी में अपना सफ़र जारी किए थे, शासनकाल में आए थे, और यहाँ पर इनका शासनकाल सफ़र ख़त्म हुआ। अब स्थान इनका भीमवार नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई, और इन्हें लाहौर अर्थात शहादरा में दफनाया गया। तो दोस्तों, यहाँ से हमारे ये जहांगीर भैया का शासनकाल समाप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। अब बात करते